वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे एपनिया के बारे में। यूजुअली कई बार जब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि एपनिया हो गया या सोते समय एपनिया हो गया, तो एपनिया क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस पे रिलेटेड कई बार MCQs क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार इस पे वाइवा वॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एपनिया को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। सो एपनिया रेफर्स टू द टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग का टेम्पररीली थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए जो है रुक जाना। सीजेशन मतलब रुक जाना। तो किसी भी वजह से अगर ब्रीदिंग जो है किसी वजह से अगर रुक जाती है टेम्पररीली, तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज एपनिया। उसको डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया है, जैसे टाइप्स ऑफ एपनिया। पहला है वॉलंटरी एपनिया, दूसरा है स्लीप एपनिया, तीसरा है डिग्लूटेशन एपनिया, चौथा है एपनिया आफ्टर हाइपरवेंटिलेशन, पांचवा है ब्रीथ होल्डिंग एपनिया और छठा है एड्रेनलिन एपनिया। तो अब अगर इस पर शॉर्ट नोट आता है या इससे रिलेटेड आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। पहला हम लेते हैं वॉलंटरी एपनिया। तो वॉलंटरी से ही अपने को मतलब समझ में आता है, यानी जो हमारी इच्छा के मुताबिक हो। हम आपको आगे के चैप्टर में जब रेस्पिरेशन का कंट्रोल समझाएंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसमें दो तरीके से जो कंट्रोल होता है, एक होता है वॉलंटरी कंट्रोल और एक होता है न्यूरोनल कंट्रोल। तो वॉलंटरी कंट्रोल में कुछ समय के लिए, कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए एपनिया यानी ब्रीदिंग को रोका जा सकता है। सो उस कंडीशन में जो चीजेशन होता है या ब्रीदिंग स्टॉप होती है, उसे बोलते हैं वॉलंटरी एपनिया। बेसिकली इट रेफर्स टू टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग, यानी टेम्पररी यानी कुछ फ्यू सेकंड से फ्यू मिनट्स तक की ये टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग है ड्यू टू वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि न्यूरल कंट्रोल और वॉलंटरी कंट्रोल में न्यूरल कंट्रोल ऐसा है जो कि मेडुलर पॉन्स के थ्रू होता है, इस पे हमारा कोई वॉलंटरी इफेक्ट नहीं चलता। लेकिन वॉलंटरी कंट्रोल जब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आप पढ़ते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि फ्यू सेकेंड्स के लिए आप जो है ब्रीदिंग को अपनी मर्जी से स्टॉप कर पाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप डीप सी या स्विमिंग करते हैं, तो एक डीप ब्रीथ लेकर आप पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं, वापस से पानी की सतह पे आके वापस से एक डीप ब्रीथ ले सकते हैं और उसके बाद वापस आप स्विमिंग करने जा सकते हैं, आप डीप कर सकते हैं स्विमिंग। सो वॉलंटरी कंट्रोल का ये फ़ायदा है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेथ होल्डिंग। ठीक है, इसे ब्रेथ होल्डिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम अपनी इच्छा से अपनी ब्रेथ को रोकते हैं। सो Breath holding can be withheld voluntarily about 40 to 60 सेकेंड, 40 से 60 सेकेंड या तकरीबन 1 मिनट तक ये रोकी जा सकती है किसी भी नॉर्मल पर्सन के द्वारा, और वो भी तब जब उसने डीप इंस्पायरेशन किया हो। डीप इंस्पायरेशन करने में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लंग्स में चली जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम तक जो है सेकेंड्स तक जो पर्सन को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो ब्लड में होती रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, क्योंकि हमने कहा एक टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग है, लेकिन उसके बाद आप इसे होल्ड नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एट विच ब्रीदिंग कैन नो लॉन्गर बी वॉलंटरली इनहिबिटेड। अपनी इच्छा से ऐसा पॉइंट जहाँ के आगे आप अपनी ब्रेथ को या रोक नहीं सकते, वॉलंटरली होल्ड नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं ब्रेकिंग यानी तोड़ने वाला पॉइंट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक फ्यू सेकेंड्स तक हम इंस्पायर नहीं करते, तो उसके लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरी ब्लड में चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वेलाई में आ गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स के बीच में डिफ्यूजन कंटिन्यू चल रहा है। अब एक कंडीशन आएगी कि जो ऑक्सीजन जो है वो तो कम हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा एल्वेलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से केमिकल रेगुलेशन जो है रेस्पिरेशन का वो डोमिनेट कर जाएगा न्यूरल रेगुलेशन पे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉलंटरी एपनिया। आपसे ब्रेथ होल्डिंग के नाम से भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं इसमें। दूसरा आता है स्लीप एपनिया। So basically it refers to the cessation of breathing for a brief period, ऑलमोस्ट अबाउट 10 सेकेंड्स के अराउंड होता है ये ड्यूरिंग स्लीप इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल में
कुछ सेकंड्स के लिए 10 से 11 सेकंड के लिए ब्रीथ जो है वो अपने आप सीजेशन यानी रुक जाती है और वापस अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न में आ जाती है। सो दिस इज़ नोन एज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया पे कई बार शॉर्ट नोट्स फिजियोलॉजी में पूछते हैं, कई बार मेडिसिन में आप आगे जब पढ़ेंगे उसमें पूछा जाता है। तो स्लीप एपनिया पे हम एक पूरा लेक्चर लेंगे आगे। नेक्स्ट इज़ डिग्लूटेशन एपनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआईटी में भी इससे पूछा जा सकता है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पूछा जा सकता है। सो डिग्लूटेशन मतलब स्वेलोइंग। सो इट अकर्स रिफ्लेक्सली ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब भी हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो तकरीबन 0.5 सेकेंड के अंतराल पे जो हमारी ब्रीदिंग है या इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन है, कोई भी साइकिल चल रही हो, चाहे इंस्पायरेशन की चल रही हो चाहे एक्सपायरेशन की चल रही हो, वो होल्ड हो जाती है, ठीक है, रुक जाती है। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है कि फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग, जब आप फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग में होते हैं, दैट इज़ स्टेज 1। सो फ्लूड और फूड स्टिमुलेट्स अ सेंसरी नर्व एंडिंग। और यहाँ कौन सी नर्व होती हैं? मिक्स नर्व होती हैं। 5th दैट इज़ ट्राइजेमिनल नर्व, 9th that is vagus nerve, and 9th is glossopharyngeal nerve and 10th is vagus nerve. So what would happen? ट्राइजेमिनल, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस, इन ये जो नर्व्स हैं ये मिक्स टाइप की नर्व्स हैं। तो सेंसरी और मोटर दोनों इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ से सेंसेशन जो है वो नर्व के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं? स्वेलोइंग सेंटर्स पे पहुँचते हैं। वहाँ से ये रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करते हैं। तो इससे 2 प्रोसेस आगे होते हैं। पहला प्रोसेस होता है कि ब्रीदिंग स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ साइकिल। किसी भी पॉइंट पे अगर आप इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन की कोई भी साइकिल चल रही हो लेकिन उस समय वो स्टॉप हो जाती है, तो दिस इज़ नोन एज डिग्लूटेशन एपनिया। और दूसरा क्या होता है? क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कवर हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ग्लॉटिस क्या होता है कि ओपनिंग बिटवीन वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स के बीच की ओपनिंग। सो अगर ग्लॉटिस कवर हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है? एक तो ब्रीदिंग स्टॉप हो गई, ग्लॉटिस क्लोज हो गया, तो प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ फ्लूड और फूड इनटू द लंग्स। तो इसकी वजह से फ्लूड या फूड पार्टिकल जो है वो लंग्स में जाने से बच जाते हैं। हमने अपने एक चैप्टर में आपको एक्सपायरेशन निमोनिया बताया था कि अगर किसी वजह से फूड पार्टिकल या फ्लूड जो है ट्रैकिया तक पहुंच जाते हैं तो उसकी वजह से कई बार लॉन्ग टर्म में इन्फेक्शन हो जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। ये मेरे अपने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट टाइप का एपनिया आता है एपनिया आफ्टर हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन क्या होता है? जब हम ज़्यादा ब्रेथ लेते और छोड़ते हैं, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो जब हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो क्या होता है? CO2 वॉश आउट हो जाती है। तो CO2 वॉश आउट हो जाती है तो उस कंडीशन में एपनिया, हाइपर वेंटिलेशन जो है CO2 वॉश आउट कर देता है। सो उस कंडीशन में कुछ सेकंड्स के लिए एपनिया आ जाता है, यानी ब्रेथ होल्ड हो जाती है। इट अकर्स ड्यू टू रिड्यूस्ड स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। क्योंकि जब आप रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो मेडुलरी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, मेडुलरी कीमो रिसेप्टर्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसमें स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 के कंपैरिजन में इन डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 की से जो मेडुलरी कीमो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, साथ ही पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जब एसेस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है तो एक बार के लिए स्टिमुलेशन रुक जाता है एंड फाइनली कुछ टाइम के लिए जो ब्रेथ है वो चेज हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट आता है एड्रेनलिन एपनिया। इट अकर्स आफ्टर हाई डोजेज ऑफ एड्रेनलिन। अगर हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन किसी को दी जाती है तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और इसकी वजह से कई बार एपनिया के एपिसोड्स आते हैं। तो दैट इज़ ड्यू टू एड्रेनलिन एपनिया और इसमें हम आपको आगे एक कंप्लीट चैप्टर लेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रेथ होल्डिंग अटैक्स।
These attacks are of brief period of apnea and occur in infants and young children. कभी कभी आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को ज़्यादा डरा दो या उनको गुस्सा कर दो तो उनकी सांस फूलने लगती है और ऐसा लगता है कि सांस रुक रही है. सो बेसिकली ये जो अटैक है ये हमेशा अधिकतर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आता है और इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपनिया जो हम अगर हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है या इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आता है तो आई होप कि आप इसे समझ के लिख पाए होंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अदर चैप्टर्स पढ़ने के लिए, फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी से रिलेटेड अदर चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप प्लीज़ हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मैं डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी. विश यू ऑल द बेस्ट. गुड लक टू यू.